त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निपटने के बाद अब पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उपाध्यक्ष के भी चुनाव हो सकते हैं। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी में पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था पहले की तरह ही की जाए। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव और ग्राम प्रधान के चुनाव हो चुके हैं। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था थी कि जिला पंचायत में भी उपाध्यक्ष हुआ करता था और जो क्षेत्र पंचायत है उसमें भी वरिष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे। आज मैं महसूस करता हूँ कि उसकी फिर से आवश्यकता है कि जिला पंचायत में भी एक उपाध्यक्ष की आवश्यकता है और क्षेत्र पंचायत में भी यानी उप ब्लॉक प्रमुख की भी एक आवश्यकता है। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन यूपी में अभी भी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रदेश के 18 शहरों में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। कुछ वैक्सीन हमको प्राप्त हो चुका है और हम मंडे से फिर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कुछ जनपदों को और बढ़ा रहे हैं। तो 7 जनपद जो पहले थे उनके साथ में कुछ और जनपद बढ़ाएंगे, 7 या 8 जनपद और बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का मांग लगातार हम लोग ने अपना डिमांड ड्राफ्ट भेज चुके हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरर को और जैसे अगला खेप आएगा हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा। कोरोना मरीजों के एलोपैथिक दवाओं की किट के बाद अब आयुर्वेदिक औषधियों की किट देने की शुरुआत की गई है। लखनऊ में इस काम का जिम्मा उठाया है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने। यहाँ के डॉक्टर्स होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घर जाकर उनको आयुर्वेदिक औषधियों की किट दे रहे हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों के अलावा अन्य लोगों के बचाव के लिए भी औषधियां पहुंचाई जा रही हैं। एलोपैथ के साथ ही आयुर्वेद का भी सहारा लिया जा रहा है। पहले से ही बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इस दिशा में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों के घरों तक काढ़ा और आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स पहुंचाने की शुरुआत की है। हम इस समय राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरी टीम बैठी हुई है जो लोगों तक जा रही है। इसमें जो होम आइसोलेशन के लोग हैं उन तक भी ये लोग जा रहे हैं और उनको जो इस बीमारी में उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे जिससे वो लड़ सकें इस कोरोना महामारी से, वो काढ़ा इसके अलावा और औषधियाँ उन तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरी किट जो है वो बनाई जा रही हैं और ये किट्स जो हैं ये लोगों को दी जा रही हैं घर घर जाकर। उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। हम सीधे चलेंगे यहाँ पर इस समय आयुर्वेदिक कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और डीन हैं डॉक्टर पीसी सक्सेना जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या खास है इस किट में, क्या क्या चीज़ें लोगों को दी जा रही हैं। सर, जानना चाहेंगे जो किट आप लोग बनवा रहे हैं इसमें क्या क्या शामिल है? किट में आयुष काढ़ा है, गोजीवादी क्वाथ है, सीतोपलादी चूर्ण, संशमनीवटी जिसका मेन इंग्रेडिएंट गिलोय है, गिलोय घनवटी के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है और आयुष 64 ये हमने किट में रखा है। और हमारी कोशिश है कि जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं या ऐसे लोग जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं स्लम एरियाज में, वहाँ भी हमने इन टीम से कहा है कि इस किट को और काढ़े को पहुँचाया जाए। सर, लखनऊ में ही होम आइसोलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज की बात करें तो 30,000 से ऊपर होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं। तो इतनी बड़ी संख्या तक ये औषधियाँ आयुर्वेदिक पहुँचाना, कैसे आप लोग इस लक्ष्य को पूरा करेंगे? हमने प्रयास किया है और इसकी इस तरीके की हमने 4-5 टीम गठित की हैं और कोशिश हमारी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उनको लाभ पहुँचाएं। लेकिन चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं, महामारी है और इस समय इसका प्रकोप चरम पर है, लेकिन फिर भी महाविद्यालय अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक जल्दी से जल्दी लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर चाबुक चलाया है। अब लखनऊ जिला प्रशासन एम्बुलेंस के लिए रेट चार्ट जारी कर चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों से मनमानी एम्बुलेंस फीस वसूलने की शिकायतों के बाद ये सख्ती की गई है, जिसके तहत अगर बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस है तो मरीज को ले जाने के लिए पहले 10 किलोमीटर 1000 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर पर 100 रुपए देने होंगे। वहीं अगर एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त है तो शुरू में 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए और फिर बाद में हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 100 रुपए देने होंगे। उधर अगर वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस आपको चाहिए तो आप शुरुआत में आपसे पहले 10 किलोमीटर के लिए 2500 रुपए वसूले जाएंगे और फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर 10 रुपए देने होंगे। उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद हर किलोमीटर आपको 200 रुपए का चार्ज वसूलना होगा। मुरादाबाद से अगली खबर। मुरादाबाद में मरीजों को नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। कल मुख्यमंत्री मुरादाबाद बरेली का दौरा करेंगे। कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है और अस्पतालों में बेड नहीं, जनता लगातार परेशान है। तो मुरादाबाद में किस तरीके के हालात हैं? मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में हैं, चूंकि शिकायतें लगातार ये मिल रही हैं मुरादाबाद और बरेली से कि वहां पर लोगों को ऑक्सीजन, जरूरी दवाएं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, यानी अव्यवस्थाओं का अंबार है। अब खुद मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और कल वो मुरादाबाद जाएंगे। देखिए, कोरोना के इस काल में खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है और वो जगह जगह जाकर अब उन तमाम कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे रूबरू होती है आम जनता। उसी कड़ी में अब मुरादाबाद जाएंगे, क्योंकि मुरादाबाद में ज्यादा दिक्कतों की शिकायत मिल रही है। अब मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल वो जाएंगे और उसके बाद वहां पर हालात कितने सुधरते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि मुरादाबाद और बरेली में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी तक लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब वहां के अफसरों पर कल गाज गिर सकती है। वहां के अफसरों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कमी है आखिर क्यों की जा रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से एक मरीज की मौत की बात सामने आ रही है। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से हुई। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ऐसी बात से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि मरीज की हालत नाजुक थी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। तो देखिए, अब इस तरीके की खबरें बहुत आम हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ परिजन हैं जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि उनके मरीज को वक्त रहते ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से मौत हो गई, जबकि अस्पताल ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहा है। अस्पताल का ये कहना है कि मरीज की हालत पहले से ही नाजुक थी, इसी वजह से मरीज की मौत हुई है। बहरहाल आरोप यहां पर परिजनों ने लगाए हैं और ऐसे आरोप लगातार परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जमीन पर अव्यवस्थाओं का अंबार है और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तहां अपने मरीज की हर एक सांस के लिए तीमारदार को लड़ना पड़ रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें ये मेरठ से सामने आई। उधर मेरठ मेडिकल कॉलेज की कारस्तानी सामने आई है। यहां डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद 16 दिन से भर्ती कोरोना मरीज अचानक गायब हो गया। मरीज की बेटी ने कहा है कि उनसे मेडिकल प्रशासन की तरफ से पिता के आईसीयू में भर्ती होने की खबर दी गई थी, लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल में ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सोचिए कि उस बेटी पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने पिता को इस उम्मीद से अस्पताल में भर्ती करवाया था कि पिता तो भर्ती करवाया था एक बेटी ने, और उसके बाद जब खबर मिली बेटी को अस्पताल की तरफ से तो ये कि वो इमरजेंसी वार्ड में है, वो आईसीयू में है। लेकिन बाद में जब पिता की अपडेट लेने की कोशिश की बेटी ने,
तो ये पता चला कि वो तो अस्पताल में है ही नहीं। अब उस बेटी पर क्या बीत रही होगी और अब फिलहाल कहां है वो मरीज, जरूर सोचने वाली बात है। और कई गंभीर सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं कि कैसे अस्पताल से एक बुजुर्ग गायब हो गया। लोगों की जिंदगी के लिए काल बन चुका कोरोना अब जानवरों के लिए भी मुसीबत बन चुका है। इटावा के लॉइन सफारी में 2 शेरनियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से सफारी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों 2 मादा शेरों की तबीयत बिगड़ने के बाद 14 शेरों की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें जेनिफर और गौरी नाम की शेरनियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इटावा सफारी डायरेक्टर ने प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। और मेरठ से एक दिल झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मौत के बाद 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। दरअसल 25 सालों से गांव में रहने वाले सुमित बनर्जी की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे भैंसा गाड़ी से शमशान तक ले जाया गया, लेकिन किसी ने कंधा तक नहीं दिया। और अब इस पूरी लाचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोरोना का खौफ है, क्योंकि लोगों के मन में कोरोना को लेकर दहशत अब भर चुकी है। और यही वजह है कि लोग अब एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी के संपर्क में ना। जौनपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने से कोविड के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने ही मरीजों की सांसें रुक रही हैं। जाहिर है जौनपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और अब बात नोएडा की, जहां शनिवार से नोएडा स्टेडियम में कोविड सेंटर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी यहां 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 वेंटिलेटर बेड हैं। इस अस्थायी कोविड अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। 8 डॉक्टर और 16 नर्स की तैनाती होगी। साथ ही सीनियर काउंसलर की भी मौजूदगी रहेगी। अस्पताल में मरीज को भर्ती करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। जालौन में उरई मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सामने आया है, जो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। वीडियो में कोरोना मरीज के परिजन डॉक्टर से ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स की मरीज के परिजनों से झड़प देखने को मिल रही है। वीडियो में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की बात कहते भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उनके पेशेंट को सुबह 9 बजे के बाद से ऑक्सीजन नहीं दी गई, जबकि इस दौरान कई बार मरीज की सांसें उखड़ने लगी थी। ऑक्सीजन मांगने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन परिजनों को डीएम से बात करने की सलाह देने लगे, जिसको लेकर परिजनों का गुस्सा भड़क गया। मुरादाबाद में जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ भी की, जबकि अस्पताल कर्मियों का आरोप है कि मरीज की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपों की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। देवरिया से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ दबंग युवक मुक्ति धाम के मुंशी की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो बरहज थाना क्षेत्र का है, जहां किसी बात को लेकर विवाद होने पर युवकों ने मुक्ति धाम के मुंशी की पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक विवाद शवों के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ था। युवक मुक्तिधाम के पास मौजूद गांव का बताया जा रहा है। आरोपी युवक गांव के पास शवों के अंतिम संस्कार को लेकर नाराज थे। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब खबर कन्नौज से, जहां पंचायत चुनाव के बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला। इंदरगढ़ इलाके के हरचंदापुर गांव में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग महिलाओं पर कहर बरपा रहे हैं। लाठी, डंडों और धारदार हथियार से लगातार हमला किया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। और ग्रेटर नोएडा में पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। पंचायत ने युवकों को जूते और चप्पल की माला पहना दी। इसके साथ ही उनसे भरी पंचायत में माफी मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि युवकों पर युवती का फोटो वायरल करने का आरोप था। इसी को लेकर पंचायत ने उन्हें इस तरह की सजा दी।
उधर बागपत में भी 4 मासूम बच्चों की कार में दम घुटने से मौत हो गई। मामला चांदीनगर इलाके के सिगौली तगा गांव का है, जहां 5 मासूम बच्चे कार को लॉक कर अंदर खेल रहे थे, तभी दम घुटने से 4 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बच्चों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक बच्चों के परिवार के लोगों ने कार मालिक पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सोनभद्र से भी भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बेकाबू होकर एक ट्रक खाई में जा गिरा और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य में पुलिस जुटी थी। पिपरी इलाके के वनदेवी मंदिर के पास का यह हादसा है, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा, जिसमें लोगों की मौत हो गई। प्रदेश एट 360 देख रहे हैं आप। बात उत्तराखंड की, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,642 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,643 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि राज्य में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 67,691 हैं। देहरादून में 3,979 सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं। वेंटिलेटर बेस्ड आईसीयू बेस्ड लगातार हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो आप सबकी नॉलेज में है। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा श्री दिलीप जावलकर जी को होम आइसोलेशन की जिम्मेदारी दी गई है। ये आदेश कल जारी हुए हैं और ये लगातार होम आइसोलेशन के संबंध में जितनी व्यवस्था है उनको सुनिश्चित करेंगे। इनके द्वारा होम आइसोलेशन बोथ ग्रामीण इलाकों में और जो हमारे अर्बन एरियाज हैं दोनों जगह देखा जाएगा। इसी के साथ आपने देखा होगा कि हमारी सचिव सौजन्य जी की भी ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है नोडल ऑफिसर के रूप में, कि जितने हमारा किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एवं अन्य जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बहुत ही विस्तृत से शासन के आदेश में हमने उल्लेखित किया है। तय मूल्य है उससे कहीं अधिक, मतलब एक होता है दुगुना तिगुना हो 5 गुना 10 गुना में किसी को बेड देना और उस पर ओवर चार्ज करना, उस पर एक मुकदमा कायम हुआ है। और साथ में वहीं काशीपुर में ही एक ऑक्सीमीटर को महंगे दाम में बेचने की घटना जिसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके साथ देहरादून में भी एक रोटामीटर के फर्जी रखने और बिना बिल के बेचने की और अधिक मूल्य पे बेचने की घटना का अनावरण हुआ, जिसमें कि अभियुक्त भी हिरासत में लिए गए और जेल भेजे गए। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में 500 बेड के निर्माणाधीन कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश के साथ ही हल्द्वानी में भी 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये डीआरडीओ की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए। कोरोना की कहर की वजह से हरिद्वार के शमशान घाटों में काफी भीड़ है। शहर के 3 शमशान घाटों पर तो क्षमता से अधिक शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। आरोप है कि शमशान घाट के लिए लाई जा रही लकड़ी के ट्रकों को पुलिस कर्फ्यू का हवाला देकर बेवजह तंग कर रही है। इस पर डीएम का कहना है कि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर कार्रवाई होगी। और बड़कोट में आसमानी आफत बरसी है। गोडर पट्टी इलाके में बारिश ऐसी बरसी कि तबाही ले आई। खेत खलियान तबाह हो गए और किसानों की फसलों पर पानी गिर गया। यमुना घाटी के बड़कोट इलाके में भी कुदरत कहर बरपा रहा है। गोडर पट्टी के ग्राम पंचायत जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में देर रात आसमान से आफत बरसी। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कुदरत के कहर में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों के खेतों और फसलों को पहुंचा है। खेतों में मलबा भर जाने से फसल तबाह हो गई। ग्राम जांदड़ू में बादल फटने के कारण जो है काफी तबाही हुई है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आके जो है गांव में आके मुआयना करें। गांव के स्कूल की 4 दीवारी भी सैलाब की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे
प्राथमिक स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। गांव को जाने वाले पैदल रास्ते और पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रामीणों की माने तो जिस समय बादल फटा तब उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी थी। सुबह देखा तो खेतों में मलबा भरा था, फसलें चौपट हो चुकी थी और हर तरफ तबाही का मलबा फैला हुआ था। ग्रामीण प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी में कुछ तो राहत मिले। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।